भारत को आज़ादी किसने दिलाई? ये एक डिबेटेबल टॉपिक। इस टॉपिक को साइड करते हैं, हम किसी और दिन के लिए रखते हैं। बट वन थिंग दैट वी ऑल कैन एग्री ऑन इज भारत की इंडिपेंडेंस में रिवॉल्यूशनरीज का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। भारत की हिस्ट्री एक नॉर्मल हिस्ट्री नहीं है, ये एक गाथा है, एक कहानी है। ऐसी कहानी जिसमें एक नायक नहीं, एक हीरो नहीं, बहुत सारे हीरोज रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज भी हैं जिसकी कहानियां, जिनकी गाथाएं आपके और मेरे तक पहुंची ही नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में इन्हीं हीरोज के बारे में बात करते हैं। लेट्स डू एन एक्टिविटी। किन्हीं 4 रिवॉल्यूशनरीज का नाम सोचिए ना। वो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अलावा होना चाहिए। सोचना पड़ रहा है? अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे बहुत से रिवॉल्यूशनरीज हैं जिनके बारे में हमें एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जिनके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जिनको हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं मिलता। तो चलिए आज ये वीडियो उन्हीं हीरोज पे डेडिकेट करते हैं और 20th सेंचुरी में इतने भी हिस्टोरिक और रिवॉल्यूशनरी इवेंट हुए हैं, उन सब के बारे में आज बात करते हैं। मस्ट कीप इन माइंड कि कुछ रिवॉल्यूशनरीज ऐसे भी रहे होंगे जो इंडिपेंडेंट रहे होंगे, जिनका मेंशन मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। देखिए, जो लोग इंडिपेंडेंटली एक इतनी बड़ी ब्रिटिश मोनोपोली के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनका या तो अखबार में कभी मेंशन ही नहीं हुआ होगा उस टाइम के, या फिर उनको इतनी तवज्जो, इतना अटेंशन नहीं दिया गया होगा। इसलिए हम मोर और लेस उन रिवॉल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं जो किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए। 3 ऐसी मेजर रिपब्लिकन एसोसिएशंस थी जिनके बिना कोई भी रिवॉल्यूशनरी अपने एक्शंस को नहीं ले पाते। ये तीनों इंडिपेंडेंस से पहले 20th सेंचुरी के डॉन में बनाई गई थी और इन तीनों से ही रिवॉल्यूशनरीज निकले जिन्होंने आगे जाकर के सारे एक्शंस लिए। नंबर 1 पर आती है बंगाल के अंदर युगंतर और अनुशीलन समिति। नंबर 2 आती है महाराष्ट्र के अंदर अभिनव भारत सोसाइटी। और नंबर 3 हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1924। 1857 की नेशनल रिवोल्ट के बाद जो फर्स्ट एक्शन हुआ था ब्रिटिश मोनोपोली के अगेंस्ट, वो 1897 में चिपकर ब्रदर्स द्वारा WC रैंड, जो प्लेग कमिश्नर थे उस टाइम पे पुणे के, उनका असैसिनेशन था। इस इवेंट को इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम पर जब महामारी फैल रही थी तो WC रैंड ने भारत के वहाँ के सिटीजन्स जो काफ़ी पुअर थे और फेमाइन में जी रहे थे, उनके अगेंस्ट काफ़ी टॉर्चर और काफ़ी असॉल्ट किया था। इसके काउंटर में चिपकर ब्रदर्स ने, जो 3 भाई थे, दामोदर, वासुदेव और बालकृष्ण चिपकर, इन तीनों ने WC रैंड को असैसिनेट किया था और इनके साथ के लेफ्टिनेंट को भी मार दिया था। चाहता है 1908 का अलीपुर बॉम्बिंग केस। इस केस में प्रफुल्ल चकिया और खुदीराम बोस को एक्यूज किया गया था। ये दोनों अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। इन्होंने डगलस किंगफोर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंका था और इस कॉन्स्पिरेसी के बाद प्रफुल्ल चकिया ने सुसाइड कमिट कर लिया और खुदीराम बोस को डेथ सेंटेंस प्रोवाइड की। 1 साल बाद 1909 में कर्जन वाइल्ड का असैसिनेशन होता है, जो मदनलाल ढींगरा द्वारा किया जाता है, जो कि अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इसी दौरान विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश दामोदर सावरकर आर्म रिबेलियन के केस में उन्हें पकड़ा जाता है क्योंकि वो आर्म्स एम्यूनिशन का जुगाड़ कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रिवोल्ट करने के लिए। महाराष्ट्र में ये सब चल रहा था, वहाँ बंगाल में 1910 में हावड़ा गैंग केस होता है। इस केस के अंदर जितेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन भी कहा जाता था, और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी, ये दोनों अक्यूज होते हैं। इनको अक्यूज किया जाता है एक आर्म रिबेलियन प्लान करने के लिए अगेंस्ट द रूलर, और देवर also accused of the murder of शमशुल आलम। उसके बाद 1911 में सदर्न इंडिया का ओनली रिवॉल्यूशनरी एक्शन होता है। इस एक्शन को अंजाम दिया था वंशीनाथन द्वारा, जिसके अंदर रॉबर्ट एश का असैसिनेशन किया गया था। इसके 1 साल बाद 1912 में दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसके अंदर लॉर्ड हार्डिंग को असैसिनेट किया जाता है। इसमें राजबिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल और बसंत कुमार बिस्वास का अहम रोल होता है। राजबिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल दोनों अपनी इम्प्रिजनमेंट डिबेट कर देते हैं। 1 साल बाद 1913 में कोमागता मारू इंसिडेंट होता है, जिसको प्लॉट किया गया था लाला हरदयाल सिंह द्वारा। लाला हरदयाल सिंह का एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था गदर पार्टी रिवॉल्यूशन में। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर ऐसे 5 इवेंट्स हुए इन अ सीरीज
जो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे विद दिस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स वर बैक्ड बाय गदर पार्टी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। तो इन सीरीज ऑफ इवेंट्स को मैं अभी नेम करूँगा। नंबर 1 पे थे सिंगापुर म्यूटिनी 1915। 8 ब्रिटिश ऑफिसर को उसमें मारा गया, लेकिन ये म्यूटिनी ज़्यादा दिन चली नहीं और जिन लोगों ने उन्हें मारा उनको ओवरपावर कर दिया गया। नंबर 2 पे आती है एनी लार्सन नाम का एक शिप था ना। उस शिप का पर्पस ये था कि वो इंडिया में आकर के रेवोल्यूशनरीज को आर्म्स और एम्यूनिशन प्रोवाइड कर सके, लेकिन ये शिप कभी इंडिया पहुंचा ही नहीं, क्योंकि एसएस मैवरिक नाम के एक दूसरे शिप के साथ इसको मिलना था एक रेंडेवू पॉइंट पे, और ये कभी उस पॉइंट पे मिले ही नहीं, क्योंकि दूसरा शिप कभी वहाँ पहुँचा ही नहीं। 1 मंथ बाद वो शिप पहुँचा था और तब तक ये प्लॉट पूरा सैबोटेज हो चुका था। थर्ड आता है इसी के अंदर क्रिसमस डे का एक फुटफील्ड प्लॉट। कैलकाटा को कैप्चर करने का दोबारा एक प्लॉट था ये, कि ओनली कैलकाटा के अंदर ब्रिटिश मोनोपोली को हटाया जाए, ये भी प्लॉट फील्ड रहा। ये तीनों ही इवेंट 1915 में हुए थे। इसके बाद एक काबुल मिशन होता है। काबुल अफगानिस्तान की आज प्रेजेंट डेट कैपिटल है। उस टाइम पर प्लान ये था कि एक डेलीगेशन जो इसको लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे राजा महेंद्र प्रताप, उनको भेजा गया ताकि वो वहाँ अफगान फोर्सेस को कन्विंस कर सकें कि वो इंडियन फोर्सेस के साथ मिल करके ब्रिटिश को ओवरपावर करें। नाउ ये इवेंट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इसके 5 साल बाद हुए इवेंट में, जो थी एंग्लो अफगान वॉर। और लास्ट केस आता है ब्लैक टॉम एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन के बारे में आप कोई भी यूएस सिटीजन से पूछेंगे तो वो बता देंगे, अगर वो हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो। उस दौरान वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास एक शिप पूरा एक्सप्लोर कर दिया गया था, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी काफ़ी सम एक्सटेंट तक डैमेज हुआ था, और उसके अंदर एक्चुअल में आर्म्स एम्यूनिशन थे जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये 5 थे वो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो विद एसोसिएटेड थे जर्मन और जितनी भी दूसरी फोर्सेस थी उनके साथ। इसके एक डेकेड बाद आता है 1925 का कहोती कॉन्स्पिरेसी केस। काफ़ी इनफेमस केस है, काफ़ी सुना हुआ है, क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत आते हैं। 4 नाम इसके अंदर आते हैं: राम प्रसाद बिस्मिल, अशोक खान, राजेंद्र लहेरी और ठाकुर रोशन सिंह। इन चारों को ही डेथ सेंटेंस दी गई थी इसके बाद। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद का भी कंट्रीब्यूशन है, पर उनको इस एक्ट के लिए उनको डेथ सेंटेंस नहीं दी गई थी। ये इंसिडेंट की बात करूँ तो एक ब्रिटिश की ट्रेजर गुड्स की ट्रेन थी जिसको लूटा गया था, एक अफसर को मारा गया था, और बेसिकली एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करी जा रही थी। इसी दौरान एक सिमिलर इवेंट मेरठ में होता है जिसे मेरठ कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। उसके अंदर भी ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने के प्लॉट को मतलब कर दिया गया, और बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज में इसके अंदर थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हुआ कि रिवॉल्यूशनरीज प्लान तो बहुत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात लीक हो जाया करती थी। ब्रिटिशर्स के सीक्रेट स्पाइज हुआ करते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रेजन कमिट किया, वो ट्रेटर्स रहे, उन्होंने साइड स्विच कर ली फॉर द इमीडिएट को, उन्होंने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा इंडिया के बारे में। इस बीच एक ऐसा इवेंट होता है जो डायरेक्टली काफ़ी रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है। 1928 में जब 7 कमीशन बना तो उसके अंदर कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसके रिवोल्ट में जब इंडियंस इसको लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उनके अगेंस्ट लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय उस टाइम पे काफ़ी प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी लीडर थे और काफ़ी लोग उन्हें आइडल मानते थे, तो काफ़ी लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं कि वो उनकी डेथ को अरेंज करें। ना यहाँ पर हिंदू एसोसिएशन एक और बॉम्बिंग केस में इन्वॉल्व होती है, वो थी सेंट्रल असेंबली की बॉम्ब केस, जिसके अंदर 2 रिवॉल्यूशनरीज का नाम आता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों को ही अक्यूज किया जाता है। भगत सिंह इसके बाद एक और केस में इन्वॉल्व होते हैं, वो थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी ड्यूरिंग द सेम ईयर, ये 1930 में हुई थी हमारी, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी के 1 साल बाद हुई थी। इसमें जेपी सॉन्डर्स नाम के पुलिस ऑफिसर को मारा जाता है। अब यहाँ एक छोटा सा फन फैक्ट है जो काफ़ी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं होता। जेपी सॉन्डर्स वो पुलिस ऑफिसर नहीं थे जिन्होंने लाठीचार्ज करी थी 1928 के 7 कमीशन की रिवोल्ट के टाइम पे। वो एक दूसरा अफसर थे, जेम्स स्कॉट नाम के। एक्चुअल टारगेट जेम्स स्कॉट थे, लेकिन जेपी सॉन्डर्स गलती से मारे गए।
इस कॉन्स्पिरेसी केस का नाम सॉन्डर्स मर्डर भी बोला जाता है, लेकिन सॉन्डर्स एक्चुअल टारगेट नहीं थे। इसके अंदर 3 नाम सामने आते हैं: चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर और शिवरमन राजगुरु। ये तीनों नाम भगत सिंह के अलावा हैं, मतलब भगत सिंह भी इन्वॉल्व थे। और इंटरेस्टिंगली इस कॉन्स्पिरेसी के 5 एक्यूज की डेथ एक ही साल में होती है। सबसे पहले बटुकेश्वर दत्त की फांसी होती है, उसके बीच चंद्रशेखर आज़ाद खुद को गोली मार लेते हैं इलाहाबाद के पास एक पार्क में। अगर आप रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो आपको पास ही वो पार्क दिखेगा, सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास। उसके अलावा तीनों जो बचे हुए रिवॉल्यूशनरीज हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जेल के अंदर एक ही दिन डेथ सेंटेंस को फांसी चढ़ाई गई। दैट इज 23 मार्च, जिसे शहीद दिवस भी कहा जाता है। जहाँ हिंदू सोसाइटी ये कर रही थी, वहाँ पर बंगाल में चिटागोंग आर्मरी रेड होती है 1930 में। इसके लीड कॉन्स्पिरेटर थे सूर्य सेन। और सूर्य सेन वहाँ कुछ जो सिग्निफिकेंट चीज़ करते हैं जो अब तक की हिस्ट्री में नहीं हुई थी, वो ये होती है कि एक ब्रिटिश के ऑफिस में वो सारे कम्युनिकेशन वहाँ के काट देते हैं, टेलीफोन लाइन्स बंद कर देते हैं, टेलीग्राफ वायर्स काट देते हैं। और वहाँ पहली बार इतने टाइम बाद इंडिया का फ्लैग होस्ट होता है। सेम टाइम पे 1930 में बंगाल के अंदर एक और अटैक होता है, डलहौजी स्क्वायर बॉम्बिंग, जिसे राइटर्स बिल्डिंग अटैक भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 रिवॉल्यूशनरीज के नाम सामने आते हैं: बिनॉय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। ये दोनों बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ब्रदर्स थे। और इनके ऊपर इनको एक्यूज किया गया कि इन्होंने NS सिम्पसन, जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे, कर्नल थे, उनको मारा। 1934 में एक और इंटरेस्टिंग केस होता है। एक नाम सामने आता है फणींद्रनाथ घोष। ये गवर्नमेंट के एक सपोर्टर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिन्होंने एक सॉर्ट ऑफ हेल्प करी थी, अपनी टेस्टिमनी दी थी अगेंस्ट द 3 रिवॉल्यूशनरी, जिनको 23 मार्च को हैंग किया गया: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनको असैसिनेट किया गया बाय बैकुंठ शुक्ला। ये भी हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के मेंबर थे। इसी बीच मैं एक इवेंट को मेंशन करना भूल गया। तजेंद्रनाथ सान्याल को जब अरेस्ट किया जाता है तो उन्हें कालापानी की जेल में भेज दिया जाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। और टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट हीनियस टॉर्चर वाली जेल है वो। उस जेल में टॉर्चर के टाइम पे वो अपनी किताब लिखते हैं, बंदी जीवन, जो आगे आने वाले रिवॉल्यूशनरीज के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनती है। टू कोट देम, वो उनके लिए बाइबल का रोल प्ले करती है। सो तजेंद्रनाथ सान्याल से एक्सपायर होकर काफ़ी रिवॉल्यूशनरीज ने बनारस में रिवॉल्यूशनरी एक्शन किए थे, जिसे बनारस कॉन्स्पिरेसी केस कहा। बैक टू 1940 में वो इवेंट हुआ जिसको लेकर के अभी सुरजीत सरकार मूवी बना रहे हैं, सरदार उधम सिंह। ये नाम हम सबने बहुत बार सुना है। तो कैक्सटन हॉल ब्रिटेन में ये इवेंट हुआ, जिसके अंदर जनरल डायर को मारा गया। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग मैसेक्टर का रिवेंज लिया। ना एक बात आपको यहाँ समझनी ज़रूरी है कि सरदार उधम सिंह ने उस जनरल को नहीं मारा जिसने डायरेक्टली एक्शन लिया था पुलिस के साथ मिल करके पब्लिक के ऊपर बिना अनाउंसमेंट शूटिंग करने का। सरदार उधम सिंह ने उस मेन लीडर को मारा जिसने ये परमिशन दी थी जनरल ओ डायर को कि वो जाकर के फ्रीली लोगों के ऊपर गोली कर सके। इसके 2 साल बाद 1942 में वीर भाई कोतवाल द्वारा एक इवेंट होता है जिसे कोतवाल दास्ता कहा जाता है। नाउ ये एक बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट था। मुंबई को पूरा पैरालाइज करने का इवेंट था। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई 11 दिन तक काटी गई थी। उसी साल कुशवल कुंवर को भी पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने एक प्लॉट प्लान किया था जिसके अंदर वो ब्रिटिश गुड्स का जो रेलवे ट्रैक था, वो ट्रैक को सबटाइज करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था। तो जो लोग भी इन्वॉल्व थे उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। देयर वाज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ इवेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, जिन्हें हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसमें से बहुतों के नाम जरूरी नहीं है आपने सुने ना हो सकता है आपने काफ़ी के नाम सुने हों, लेकिन ऐसे बहुत सारे इवेंट्स और भी हुए होंगे जिसके नाम अब तक मैं नहीं जानता, जिसके नाम किसी अखबार में नहीं छपे, जिसके नाम की कहानियाँ सुनाई नहीं जाती हैं। बिफोर रैपिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों से बस एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप लोगों को क्या लगता है हमारे रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी फीलिंग थी जो उन्हें यूनाइट कर दी? दैट वॉज द ट्रू फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और ये नेशनलिज्म
आज की नेशनलिज्म से डिफरेंट है। तो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली हो। थम्स अप इफ यू लाइक माय कंटेंट। You can give me suggestions and tell me anything that I have left down in the comment below. Subscribe if you haven't already. Thanks for watching. Jai Hind. Peace.